Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Shahid Khan and this is our chemistry lecture interview preparation session about IR spectroscopy. तो इससे पहले भी बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसी तरह NMR, UV विजिबल, तो उनके डिटेल सेशन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो इसी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से आखिरी सेशन जो कि IR पे इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि IR का प्रिंसिपल क्या है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है, इसमें IR रेडिएशन को मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो वो जो एनर्जी होती है, रेडिएशंस होती है, वो क्या करती है, वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं और वाइब्रेशन शो करते हैं। ठीक है, वैसे भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे होते हैं, मगर वो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती वो आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है। याद रखें, वो मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिनमें चेंज इन डायपोल मूवमेंट आती है। ठीक है, जो IR एक्टिव होते हैं। तो क्या कहेंगे कि व्हेन IR रेडिएशन आर पास थ्रू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, energy absorbed by the molecule is sufficient to produce vibration in the molecule, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी सैंपल। तो इसमें बेसिकली हम फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं व्हाट इज स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है और बेंडिंग क्या होती है। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, ये टू टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। पहले हम स्ट्रेचिंग को एक्सप्लेन करते हैं, फिर बेंडिंग की तरफ आते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे पास ऐसी वाइब्रेशन होती है जिसमें दो बॉन्डेड एटम मूव्स करते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, और जिसमें हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो आपके पास इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। क्या मतलब जी, मतलब ये कि हमारे पास ये एक कोई भी जस्ट अ मिनट, ये एक कोई भी एटम है और उसके साथ ये यहाँ पे X लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Y लगा हुआ है। ठीक है, ये अब क्या करेगा, ये आपके पास वाइब्रेशन शो करे जिसमें ये डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगा या ये क्या होगा, डिक्रीज होगा जी। ठीक है, तो इसको जिसमें ऐसी वाइब्रेशन जिसमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, इन दोनों एटम का डिस्टेंस, इन दोनों का या इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है चेंज और एंगल पे कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बोलते हैं जी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टाइप की वाइब्रेशन आती है, एक सिमेट्रिकल होती है और एक क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल का मतलब ये भी इधर जाए, ये भी इधर जाए। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब एक इधर जाए तो दूसरा, एक दूर जाए तो दूसरा करीब है, एक का डिस्टेंस इंक्रीज हो दूसरे का डिक्रीज हो। तो सिमेट्रिकल कौन सी होती है, जिसमें दोनों इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो सिमेट्रिक। अब दूसरी टाइप की जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, इसमें एंगल बिटवीन बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या होते हैं, चेंज होते हैं जी। ठीक है, दो बॉन्ड्स के दरमियान क्या होते हैं, एंगल चेंज होते हैं, और पोजीशन ऑफ एटम क्या होती है, चेंज होती है ओरिजिनल बॉन्ड के एक्सिस, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशन इन विच angle between the atoms will be changed and there is no effect on the distance, interatomic distance, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब आपके पास इसी को मिटा के मैं एक नया मॉलिक्यूल बनाता हूँ जी। मसलन मैं ये A बनाता हूँ, ये X बनाता हूँ, ये Y बनाता हूँ, ये इधर मूव करे, ये भी इधर मूव करे, तो क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस ऊपर कोई फर्क नहीं, मगर एंगल आपके पास क्या होगा, चेंज हो जाएगा जी। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस की फिर हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें एक रॉकिंग होती है। रॉकिंग क्या होती है, जिसमें मसलन अगर मैं यहाँ पे मालिक्यूल बना के उसको शो करने की कोशिश करूँ, रॉकिंग हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारे पास A है, ये X है और ये Y। इसमें रॉकिंग में क्या होता है जी, एक बॉन्ड भी इस साइड पे मूव करते हैं, दूसरे भी इस साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर दोनों इस साइड पे मूव करें, ये भी आपके पास क्योंकि रॉकिंग होगी, रॉकिंग वाइब्रेशन। इसी तरह एक होती है सिजरिंग। सिजरिंग में क्या होता है, ये A है बच्चों, ये X है, ये आपके पास क्या है, Y है। सिजरिंग में क्या होगी, कैंची की तरह, एक अगर इधर आएगी, ठीक है, और दूसरी इधर जाएगी, तो इसको सिजरिंग वाइब्रेशन बोलिए।
तीसरी है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का क्या मतलब है कि इसमें मैं अगर प्लस डाल दूं और इसमें माइनस, क्या मतलब माइनस का मतलब ये पीछे जा रहा है, साइड से पीछे जा रहा है, और प्लस का मतलब ये आगे आ रहा है। तो इस तरह की वाइब्रेशन क्या होती है, ट्विस्टिंग। और एक होती है वेगिंग। वेगिंग वेगिंग क्या होती है? कि इस पे भी प्लस और इस पे भी आपके पास क्या होगा, प्लस होगा। मसलन दोनों स्क्रीन से बाहर आएंगे या दोनों स्क्रीन के अंदर जाएंगे, इस टाइप की वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वैगिंग बोलते हैं जी। ठीक है। अब रॉकिंग और सिजरिंग जो है ये इन प्लेन वाइब्रेशंस होती है, और जो ट्विस्टिंग और वैगिंग होती है ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन जो है वाइब्रेशंस होती है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, इनके बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ आई आर रेडिएशन। आई आर रेडिएशन की रेंज क्या है? तो आई आर रेडिएशन की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0.8 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक। सॉरी, यहाँ तक होती है। ठीक है, आई आर रेंज, या हम कह सकते हैं नैनोमीटर में इसको शो करें तो ये आपके पास 800 हो जाएगी। 800 से लेके ये आपके पास तकरीबन 20,000 तक चली जाएगी। ये नैनोमीटर में आ गई। ठीक है, ऊपर माइक्रोमीटर में, नीचे नैनोमीटर में। 20,000 नैनोमीटर तक ये आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो रीजन होता है 0.8 से लेके 2.48, मतलब 0.8 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नियर इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड बोलते हैं। आई आर में यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। और जो 15 से लेके 20 माइक्रोमीटर होते हैं उसको फार इंफ्रारेड। 15 से लेके, इसको हम क्या बोलते हैं, फार इंफ्रारेड। फार और आगे आई यार, फार इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। ठीक है। मसलन जो 20 से लेके कहाँ तक, जो 15 से लेके कहाँ तक होते हैं 20 माइक्रोमीटर, उसको फार इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। और जो 2.5 से लेके 1.5 तक होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर आई आर रीजन। ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए फिर क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ आई आर रेडिएशन। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी जो रेंज है वो आपके पास 0.8 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होती है आई आर रेडिएशन। ठीक है। या आप नैनोमीटर में लिखना चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास 800 से लेके 20,000 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है। जो 0.8 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर जो आई आर रेडिएशन होती है उसको नियर आई आर बोलते हैं जी। ठीक है। और जो 15 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक होती है जी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फार आई आर बोलते हैं। और जो 2.5 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर आई आर रेंज बोलते हैं जी। इसके बारे में आपको हाउ नो होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट आर द यूनिट्स यूज इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं जी। तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक होती है नैनोमीटर, इसी तरह पर सेंटीमीटर, और इसके अलावा माइक्रोमीटर। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हम क्या करते हैं, आई आर रेडिएशन में यूज़ करते हैं। और इसमें जो आपके पास रिलेशन होता है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर और बराबर होते हैं 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होते हैं जी। तो इसमें हम माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर या नैनोमीटर वाली यूनिट यूज़ कर सकते हैं। गिव द आई आर एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स एंड फंक्शन ग्रुप। कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप की आपने वो याद करनी है, वैल्यूज़ किसी एक रेंज में, फ्रीक्वेंसी उसकी याद कर लें।
जिनमें मसलन हमारे पास अल्केन है, इसका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2850 से लेके 2960 तक यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अगर अल्कीन का कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो वो आपके पास 3010 से लेकर 3100 की रेंज में वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और जो अल्काइन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, टर्मिनल हाइड्रोजन या कोई भी है, तो वो आपके पास शो करते हैं 3300 पे। 3300 पे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जी, फ्रीक्वेंसी की 3300 पर सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह अगर एरोमेटिक रिंग है, उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वो आपके पास 3000 से लेकर 3100 की रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करेगा। और अगर अल्डिहाइड के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, मसलन ये जो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा जी, ये 2650 से लेकर 2828 तक, 2880 तक जी। इसी तरह जो अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये 600 से लेके 1500 की रेंज में ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ये 1620 से लेके 1680 तक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो 2100 से लेके 2600 तक की रेंज में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जी। और जो एरोमेटिक रिंग का कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, वो आपके पास 1500 से लेके 1600 तक की रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसी तरह जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, अल्कोहल में, ईथर में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में, सब में होते हैं ना, तो ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 1000 से लेके 1300 सेंटीमीटर की रेंज में। जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, अल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं, एस्टर में होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 1680 से लेके 1760 तक। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, मसलन जो अल्कोहल में होता है या फिनोल्स में होता है, वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 3600 से लेके 3650 तक। और जो OH बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल में या फिनोल्स में, तो वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 3200 से लेके 3400 की रेंज में। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 2500 से लेके 3000 की रेंज में, एक बैंड से शो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो एमाइंस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 3300 से लेके 3500 तक। और जो एमाइंस के अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये शो करता है 1180 से लेके 1360 तक। वो जो नाइट्राइल्स में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जी 2210 से लेके 2260 तक। और जो NO2 के दरमियान नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 1330 से लेके 1540 तक। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन रेंज आपको याद होनी चाहिए, एरोमेटिक की। इसी तरह कार्बोनाइल वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये वाली आपको याद होनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। तो फंक्शन ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन, पहले तो हम फंक्शन ग्रुप रीजन की बात करते हैं। तो ये आपके पास होते हैं जी 4000 से लेके 1600 पर, 4000 से लेके 1600 पर सेंटीमीटर तक की जो रेंज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ग्रुप रीजन होते हैं, रीजन बोलते हैं। इसमें फंक्शन ग्रुप डिटरमाइन होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है। ओके, और जो इससे नीचे होते हैं, मसलन जो 1600 से कम होते हैं, 1600 से लेके 1600 से लेके 625 पर सेंटीमीटर, ये जो रेंज होती है, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं जी। इसमें मालिक्यूल्स, हर एक मालिक्यूल का स्पेक्ट्रा दूसरे मालिक्यूल से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि मालिक्यूल्स की आइडेंटिटी हो जाती है, फिंगरप्रिंट रीजन इसको बोलते हैं जी। तो 4000 से लेके 1600 सेंटीमीटर तक इसको फंक्शन ग्रुप रीजन, इसमें फंक्शन ग्रुप डिटरमाइन होते हैं। अब बहुत सारे मालिक्यूल्स जिसमें फंक्शन ग्रुप सेम होंगे, तो इस रीजन में वो सेम एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। मगर जब 1600 से नीचे आएंगे, 1600 से 625 पर सेंटीमीटर तक की रेंज में आएंगे, तो इसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलेंगे। इसमें हर एक मालिक्यूल का स्पेक्ट्रा दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड।
तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है किसी ग्रुप की, कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप है, उसकी चेंज होती है जब इन्वायरमेंट चेंज होता है या डिफरेंट कंपाउंड में वो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द ग्रुप बट आल्सो अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ग्रुप, कि सिर्फ वो ग्रुप पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है कि उसके इर्द गिर्द कैसे एटम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे बात करें कि वी फाइंड देयर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इफ द एनवायरनमेंट आर चेंज। क्या मतलब ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन एब्जॉर्प्शन शो करते हैं फंक्शन ग्रुप की वजह से। कौन सा फंक्शन ग्रुप है जी? ये फंक्शन ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप। कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं जी? ये आपके पास एब्जॉर्प्शन शो करते हैं 1700 पे पर सेंटीमीटर ना। इसी तरह हमारे पास और कार्बोनाइल कंपाउंड है। मसलन अगर मैं इसका वो निकाल लूँ कि यहाँ पे मैं ये कर लूँ एसीटोन है, तो इसके आगे मैं अगर CH2 ग्रुप लगा लूँ, मैं इसी में चेंजिंग लाता हूँ। देखें ये 1700 पे करेगा। अगर इसी तरह CH2 करके मैं यहाँ पे CH3 कर लूँ, तो अब ये 1700 पे एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। ये क्या करेगा 1700 पे? 1710 1710 पर सेंटीमीटर पे ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अगर इसमें थोड़ी और चेंजिंग कर लूँ, कैसे? मसलन मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ये अब मैं डबल बांड लगा लेता हूँ, तो तब एब्जॉर्प्शन 1710 पे भी नहीं करेगा। तब कहाँ पे करेगा जी? ये 1680 पे करेगा। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट चेंज होने से जो एब्जॉर्प्शन है किसी ग्रुप की, वो भी आपके पास क्या होती है? चेंज होती है। और एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रुप्स, उसके ऊपर डिपेंड करती है जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नेगेटिव एविडेंस इज रिलायबल इन इंटरप्रेटिंग द IR स्पेक्ट्रा। के नेगेटिव एविडेंस रिलायबल होते हैं किसी स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने में, स्पेशली IR को। इसकी क्या वजह, इसको एक्सप्लेन करें। नेगेटिव एविडेंस का मतलब ये है कि कोई मसलन आप चीज़ों को ये ढूंढें कि कौन सा नहीं है। मसलन सपोज पीक 1700 पे नहीं है, इसका मतलब है फंक्शन उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो है ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव एविडेंस इज़ वेरी रिलायबल इन इंटरप्रेटिंग द IR स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड if an absorption frequency corresponding to a particular group is missing from the spectrum, it is almost sure that the group is absent in that molecule। ठीक है, कि उस मालिक्यूल में वो ग्रुप ही नहीं है। तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। नेगेटिव एविडेंस को चलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की पीक नहीं है, ठीक है जी, नाइट्राइल की नहीं है, ठीक है जी, डबल बॉन्ड की नहीं है पीक 1600 पे, ठीक है जी। इस तरह हम लेके चलते हैं तो स्पेक्ट्रा बड़ा सिंपल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हाउ डू यू रिकॉर्ड द IR स्पेक्ट्रा ऑफ ए कंपाउंड। तो IR स्पेक्ट्रा को कैसे हम वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला होता है IR रेडिएशन सोर्स। इसमें हमारे पास नर्नस ग्लोवर, जो कि हमारे पास एक रॉड होते हैं, जो कि बेसिकली एलॉय होते हैं किसका? जिरकोनियम, यूट्रियम और इर्बियम ऑक्साइड का। इसको हम यूज़ करते हैं एज IR रेडिएशन सोर्स। ठीक है, इसको हम हीट करते हैं 1750 केल्विन तक, तो ये IR रेडिएशन इमिट करते हैं। कि एनर्नस ग्लोवर विच इज़ रॉड मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ जिरकोनियम, यूट्रियम एंड इर्बियम ऑक्साइड इज यूज एज IR रेडिएशन सोर्स। इट इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड टू 1750 केल्विन। ठीक है, फिर ये रेडिएशन क्या करेगा? रिलीज करेगा। उसके बाद रॉक साल्ट सेल्स एंड प्रिज्म, ठीक है, जिसमें सैंपल को रखेंगे। ग्लास और क्वार्ट्स जो है ये क्या करते हैं? IR रेडिएशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इन मटेरियल को हम नहीं यूज़ कर सकते सेल के तौर पे, ठीक है, फॉर सैंपल। ठीक है, तो glass and quartz absorb IR radiation, hence these material cannot be used for making cells for the sample and for prism which are used in the optics of the IR spectrophotometer। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? रॉक साल्ट और सम सिमिलर मटेरियल इज़ यूज फॉर दिस पर्पस, क्योंकि वो IR को एब्जॉर्ब नहीं करते। सैम्पल प्रिपरेशन, सैम्पल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तीसरा मेथड होता है कि जनरली दी सैम्पल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज डिवाइडेड, कि सॉलिड फॉर्म में सैम्पल को हम डिवाइड करते हैं। रीज़न क्या है जी? कि इट्स स्कैटर द रेडिएशन टू मच, ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन क्या करते? स्कैटर करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग बेटर स्पेक्ट्रा द सैम्पल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड डिस्क। ठीक है,
अच्छा स्पेक्ट्रा लेने के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड डिस्क की फॉर्म में सैंपल को लेते हैं, जिसमें बेसिकली वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द सैंपल एंड केबीआर के सैंपल और केबीआर को मिक्स करके डिस्क बनाई जाती है। और जो सेकंड टेक्निक है, ग्राइंड द सैंपल विद निजोल विच इज़ हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम टू ऑब्टेन निजोल नल। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, सैंपल को ग्राइंड करते हैं निजोल के साथ, और निजोल क्या होते हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होते हैं जी। ठीक है, और इससे फिर हमारे पास निजोल मल आ जाते हैं विच इज़ सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन, जो फिर हम सैंपल के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो थर्ड टेक्निक है, ये दो की, पहले निजोल मल हो गया, दूसरी टेक्निक ये है, पहले केबीआर डिस्क है जी। और जो थर्ड टेक्निक है इज़ टू डिज़ोल्व द सैंपल इन प्योर क्लोरोफॉर्म या CCl4। ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म CCl4। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल आर एवॉइडेड, इन अल्कोहल और वाटर को नहीं यूज़ करते। ठीक है, और कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में गैसियस सैंपल को भी लिया जाता है जी। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। द सैंपल टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज प्लेस इन द पाथ ऑफ IR रेज, उसके पाथ में रखेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मेजर्ड ऑटोमेटिकली, कि ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी है, एंड ए ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड द वेवलेंथ इज ऑब्टेन। ट्रांसमिटेड लाइट और वेवलेंथ के दरमियान एक ग्राफ आ जाते हैं। तो इससे हम क्या, इस वजह से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा को, IR स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इन केस ऑफ डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, के डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी होंगी। ओके, जनरली एक बात याद रखें कि नंबर ऑफ़ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड जो हैं, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स के। जितने वाइब्रेशन मोड होंगे इतने ही एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक होते हैं लीनियर मालिक्यूल और एक होते हैं नॉन लीनियर मालिक्यूल। जो नॉन लीनियर मालिक्यूल्स होते हैं उसमें जो मालिक्यूल्स की फंडामेंटल वाइब्रेशंस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, 3n-6। ये किसके लिए, ये नॉन लीनियर के लिए जी। ठीक है, 3n-6। और जो लीनियर मालिक्यूल होते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, 3n-5 आ जाते हैं। और इसमें n क्या है, ये नंबर ऑफ़ एटम है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ़ एटम है, एंड उसमें रख के नंबर ऑफ़ जितने एटम है मालिक्यूल में वो रख के हम उसकी फंडामेंटल वाइब्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर सिलेक्शन रूल। ये गलत हो गया, सिलेक्शन रूल नहीं है, सिलेक्शन है, SELECTION, सिलेक्शन है। तो व्हाट आर सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल क्या होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग IR स्पेक्ट्रम में जो सिलेक्शन रूल है इसके अकॉर्डिंग ओनली दोज वाइब्रेशन विच काज डाइपोल मूवमेंट टू फ्लक्चुएट एंड दस प्रोड्यूस ए फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will interact with IR radiation and hence will cause absorption. Such vibration are said to be IR active vibration, कि सिर्फ वो वाइब्रेशन जिनकी वजह से डाइपोल मूवमेंट जो है फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है, और फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वो वही जो वाइब्रेशंस हैं वो IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेंगी और एब्जॉर्प्शन काज करेंगी जी। ठीक है, उनको IR एक्टिव बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट है गिव द एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो IR रेडिएशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कुछ हमारे माइंड में होनी चाहिए, जिसमें पहली एप्लीकेशन आती है जी कि मेनली IR को हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह आइडेंटिटी ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की आइडेंटिटी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी डिटेक्टेड, इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करते हैं। ओके, फोर्स कांस्टेंट और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज कैन बी कैलकुलेटेड IR स्पेक्टर की मदद से। सिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, इसके अलावा यूज टू स्टडी रिएक्शन काइनेटिक्स, इट फाइंड यूजेस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। इट फाइंड एप्लीकेशन इन पॉलीमर्स टू डिटेक्ट देयर एंड ग्रुप, पॉलीमर्स में जो एंड ग्रुप्स होते हैं कोनों पे, उसको डिटेक्ट करते हैं।
इसी तरह इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू मेक ए क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपाउंड मेकिंग यूज ऑफ इट्स आईआर स्पेक्ट्रा इफ बियर लैम्बर लॉ इज ओबेड इफ बियर लॉ इज ओबेड। ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, और जनरली अगर आप वन उसमें पूछे तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव द रेफरेंस सेल, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि रेफरेंस सेल होना चाहिए इसमें। तो याद रखें रेफरेंस सेल जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्यों कि इट इज़ इसेंशियल टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ लाइट डायरेक्टेड एट द सैंपल, कि जो लाइट हम थ्रो करते हैं वो सैंपल के ऊपर विद द अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल, कि दोनों लाइट्स को कंपेयर करने की जो हमने सैंपल के ऊपर क्या किए, डायरेक्ट किए, रेडिएट किए, और इसी तरह जो सैंपल से एब्जॉर्ब होकर जो बाकी बची है, इन लाइट्स को कंपेयर करने के लिए रेफरेंस लाइट की ज़रूरत थी। कंपैरिजन ऑफ द टू सिग्नल अलाउ द इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन हाउ मच इंफ्रारेड लाइट वाज एब्जॉर्ब, कि जो रेफरेंस सेल से आएगी लाइट मसलन वहाँ से पास होगी, चूँकि रेफरेंस सेल में सॉल्वेंट होते हैं, ये बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, उसमें कोई मालिक्यूल्स नहीं होता, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, मसलन जो सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन करेगा वही होगी, और इसी तरह जो सैंपल है उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। तो दोनों में से डिफरेंस की कितनी लाइट उस सैंपल ने एब्जॉर्ब की है, क्योंकि उसने जो एब्जॉर्ब की है ये रेफरेंस में तो पड़ी होगी वो लाइट, वो तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें रेफरेंस सेल की ज़रूरत होती है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं व्हाट मटेरियल आर यूज टू मेक द आईआर सेल दैट कंटेन द ऑर्गेनिक सैंपल, कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आईआर के सेल बनाने के लिए जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। तो याद रखें इसके लिए हमारे पास सेल बनाने के लिए एक ही हमने कंडीशन यूज़ करनी है कि मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड लाइट, कि मटेरियल जो भी हम यूज़ करें ये सेल बनाने के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या मतलब कि वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही ना करे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, NaCl या KBr की जो है तो वो क्या बनाते हैं, डिस्क या प्लेट्स बनाते हैं, और ऑर्गेनिक सेल के लिए ये आईआर सेल के तौर पे उसको फिर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर लाइट व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल, कि जब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, व्हाट हैपन, कि जब हम आईआर रेडिएशन को क्या करते हैं, फॉल करते हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसमें क्या होती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं, और उनकी जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। आपको पता है पहले भी डिस्कस हो गया कि इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन होंगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, स्ट्रेचिंग में कुछ सिमेट्रिकल होंगी, कुछ एसिमेट्रिकल, बेंडिंग में कुछ इन प्लेन होंगी, कुछ आउट ऑफ प्लेन होंगी। अब दीज वाइब्रेशन अकर एट डिफरेंट इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, ये वाइब्रेशन डिफरेंट इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होंगी, ये वेवलेंथ में इसको मेजर करते हैं, एंड लेड टू वेरियस पीक इन दी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करेंगी वहाँ पे क्या करेंगी, पीक शो करेंगी जी। हाउ डज ए चेंज इन डायपोल मोमेंट फॉर ए बॉन्ड इन्फ्लुएंस आईआर एब्जॉर्प्शन, के जो डायपोल मोमेंट में चेंज होते हैं ये कैसे आईआर एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो याद रखें इफ़ द डायपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड चेंज ड्यूरिंग ए बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दैट एब्जॉर्प्शन इज पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, कि जब कोई मसलन जब कोई बेंडिंग वाइब्रेशन होती है या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और उसमें डायपोल मूवमेंट में चेंज आती है तो वो आपके पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, वो सिग्नल आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा जी। ठीक है, द लार्जर द चेंज इन डायपोल मूवमेंट, जितना डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा तो इतनी स्ट्रॉन्गर आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, और इतना स्ट्रॉन्गर आपके पास क्या होगा, सिग्नल आएगा जी। ठीक है, और अगर चेंज डायपोल मूवमेंट में कम है तो आपके पास एब्जॉर्प्शन भी वीक होगी, तो सिग्नल भी आपके पास क्या होगा, वीक होगा। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर एक्सपेक्टेड टू गिव स्ट्रॉन्ग आईआर सिग्नल एंड वीक आईआर, कि कौन से हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग आईआर स्पेक्ट्रम देते हैं, सिग्नल देते हैं, और वीक आईआर सिग्नल देते हैं, और इसका क्या रीज़न है। तो याद रखें कि बॉन्ड्स विद सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट्स विल गिव स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन द इंफ्रारेड, कि जिनकी डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिनमें ज़्यादा होगा वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे। फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्लोरीन अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है,
नाइट्रोजन अगर कार्बोनाइल के साथ जुड़ा हुआ तो इनकी अब डायपोल मूवमेंट ज़्यादा है ना, तो ये आपके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन इसमें ज़्यादा होगी जी। ठीक है, इसी तरह बांड्स दैट गिव वीक सिग्नल हैव सिमेट्रिकल बांड, जो सिमेट्रिकल बांड्स होंगे वो वीक सिग्नल देंगे, एब्जॉर्प्शन भी उनमें कम होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बांड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बांड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बांड। अब इसमें एक बात आपने याद रखी कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बांड होता है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं, ऑल दो कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मगर ये आपने इसमें एक्सेप्शन के तौर पे याद रखें कि इसका जो सिग्नल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। बाकी आपके पास रूल आ गया कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा शो करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। और जहाँ पे सिमेट्रिकल मालिक्यूल्स होंगे, सिमेट्रिकल बांड होगा, सेम एटम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो वो वीक सिग्नल देंगे, सिवाय कार्बन हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है, कहते हैं एज ए बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर इज द वेवलेंथ ऑफ आई आर एब्जॉर्प्शन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज और डिक्रीज, कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं तो वेवलेंथ जो आई आर एब्जॉर्प्शन की है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जी। तो याद रखें, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट एट लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो इंफ्रारेड लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है हायर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ का मतलब है लो एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। मसलन ये आपके पास बॉन्ड है एक और दूसरी साइड पे ये बॉन्ड है जी। ठीक है, अब ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपके पास क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है जी। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि ये तकरीबन 2300 पे क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ठीक है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो आपके पास एब्जॉर्प्शन शो करता है कहाँ पे जी, वो आपके पास 1650 की रेंज में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करता है। और ये आपके पास क्या है, यूनिट इसकी पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रखें कि अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो आपके पास एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट एट लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होगा, और ये वीकर बॉन्ड है इसके मुकाबले में तो ये हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसके वाली फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहते अगर हमारे पास कोई अननोन ऑर्गेनिक मालिक्यूल हो और हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लाइब्रेरी हो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन की मदद से उस कंपाउंड को प्रॉपर मैच कर सकते हैं, उसके स्पेक्ट्रा को मैच कर सकते हैं, उस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग दी मालिक की फिंगरप्रिंट रीजन में हम क्या करते हैं, अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मालिक्यूल। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि उस लाइब्रेरी में आपके पास क्या हो, प्री रिकॉर्ड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनाइल के इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कॉन्जुगेशन से क्या इफेक्ट होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन पे। तो एक जनरल रिलेशन याद रखें कि कॉन्जुगेशन शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, कि जब कहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन होगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगी। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी का मतलब लोअर एनर्जी की तरफ जाएगी जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, एब्जॉर्ब होते हैं 1725 पे। साइक्लोहेक्सानोन क्या होते हैं जी, ये होते हैं साइक्लोहेक्सानोन, कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, 1725 से लेके 1705। यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है, पर सेंटीमीटर। इसी तरह इसका जो कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल ऑफ साइक्लोहेक्सानोन, अब इसका कॉन्जुगेटेड अगर ये है, साइक्लोहेक्सिनोन, ओके, यहाँ पे ये है, नो 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 नो, यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे होगा, कॉन्जुगेशन है ना,
कि ये बांड इधर इधर जा सकता है तो ये बांड इधर आ सकता है। अब कॉन्जुगेशन होगी, ये वाला जो कॉन्जुगेटेड है ये एब्जॉर्ब होगा जी कहाँ पे 1685 से लेके 1665 तक, 1685 से लेके 1665 यहाँ पे ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो फिर हम कह सकते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करें तो एब्जॉर्प्शन वाज शिफ्टेड टू लोअर एनर्जी लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। अब ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला गया है और लोअर एनर्जी की तरफ चला गया जी बाय कॉन्जुगेशन। जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इस बात को आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट है कि वाई आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, के आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं। तो याद रखें कि आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आई आर रेडिएशन जो है ये एसोसिएटेड विद द एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट्स टू हायर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, ठीक है। चूँकि इसमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज होती है, इस रीज़न से इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड देयर मोड्स, कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होते हैं और इसके मोड्स क्या होते हैं। याद रखें कि दोज वाइब्रेशन विच आर एसोसिएटेड विद द वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर फंक्शन ग्रुप्स आर कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन, के वो वाइब्रेशन जो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, कि इंडिविजुअल बॉन्ड के साथ या किसी फंक्शन ग्रुप के साथ, उनको हम फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलते हैं। और मोड ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो टू मेन मोड्स होते हैं, किस कौन कौन से, एक होता है स्ट्रेचिंग और दूसरा क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट है कहते हैं हाउ डज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिफर फ्रॉम बेंडिंग वाइब्रेशन, के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेंडिंग वाइब्रेशन से डिफरेंट होती है कैसे। तो याद रखें कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वो होती है जिसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ठीक है। मगर एटम जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सेम बॉन्ड एक्सेस पे रहते हैं, उनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर एक्सेस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिक, मसलन ए है, यहाँ पे मैं एक्स लगाता हूँ, यहाँ पे वाई लगाता हूँ जी, ये इधर आए ये इधर आए, या दोनों उधर जाएं, ये उधर जाए ये उधर जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, या सॉरी ये स्ट्रेचिंग बोलेंगे। सिमेट्रिक भी हो सकती है एसिमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है। डिटेल बात इसकी हो गई है। और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होती है, जिसमें पोजीशन ऑफ द एटम जो होते हैं वो चेंज होते हैं रिलेटिव टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास क्या होता है, चेंज होता है जी, और बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो चेंज नहीं होता है। और बेंडिंग वाइब्रेशन की फिर डिफरेंट टाइप आती हैं, रॉकिंग होती है, सिजरिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग, इसकी बात होगी। कुछ इन प्लेन होती है कुछ आउट प्लेन, रॉकिंग और सिजरिंग इन प्लेन और बाकी ट्विस्टिंग और वैगिंग आउट प्लेन होती हैं जी। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आई आर रेडिएशन बाय ए मालिक्यूल, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है जी। तो याद रखें ए मालिक्यूल मस्ट इन्वॉल्व ए नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशनल मोशन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब आई आर रेडिएशन। को जो एक इसेंशियल कंडीशन है, सबसे जो बेसिक है जो मेन है वो ये है कि मालिक्यूल जब एब्जॉर्ब करे आई आर रेडिएशन को तो नेट चेंज आना चाहिए डाइपोल मूवमेंट में, ठीक है। उस जब वो वाइब्रेशनल मोशन शो करे तो चेंज आए डाइपोल मूवमेंट में, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है, तभी आई आर रेडिएशन क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी जी। नेक्स्ट है विच मालिक्यूल डू नॉट एब्जॉर्ब इन द आई आर रीजन, ठीक है। तो कौन कौन से मालिक्यूल आई आर रीजन में एब्जॉर्ब नहीं होते, जो आपके पास क्या होते हैं, मसलन सेम बॉन्ड, मसलन H2 है, हाइड्रोजन है, H2 बिल्कुल दोनों सेम एटम है, नोट नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। इसी तरह O2 है, ठीक है, इसी तरह N2 है, ये आपके पास क्या होते हैं, डू नॉट एब्जॉर्ब इन दी आई आर रीजन। और एब्जॉर्ब कौन से होते हैं जी, आपके पास वाटर है जी, और HCl है, ये भी एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एब्जॉर्ब होगा। तो ये वाले एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि ये आपके पास क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट होती है, इनमें कोई डाइपोल मूवमेंट, तो ये आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहते हैं एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं और इसकी वेरियस टाइप बताएं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन एटम इन थ्री डायमेंशन सिस्टम। थ्री डायमेंशन सिस्टम में जो पोजीशन ऑफ एटम्स को लोकेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं जी, ठीक है। अच्छा,
अब मालिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या होते हैं, 3 एन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम। अब इसमें से आपके पास क्या होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन को शो करते हैं, 3 रोटेशनल मोशन को, और अगर लीनियर मालिक्यूल है तो 2 रोटेशनल मोशन को, ठीक है। और 3 जो है आपके पास क्या होते हैं, 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किसके लिए, फॉर वाइब्रेशनल मोशन। और अगर आपके पास लीनियर मालिक्यूल है तो 3n-5 उसके लिए हो जाएगा। ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसकी बात हो चुकी है पीछे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। कौन कौन से फैक्टर हमारे पास ऐसे होते हैं जो आपके पास करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो फैक्टर हैं उसमें पहला फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है हमारे पास कॉन्जुगेशन, तीसरा है हमारे पास रिंग स्ट्रेंथ, और चौथा हमारे पास क्या है, कपलिंग। ये हमारे पास फैक्टर हैं जो आपके पास क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओवरटोन्स। तो याद रखें फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं। मसलन V1 से V0 से जब V1 में, या V1 से V2 में, V2 से V3 में, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये आपके पास क्या होती है, फंडामेंटल वाइब्रेशंस बोलते हैं इनको। और ओवरटोन्स क्या करती हैं कि V1 से डायरेक्टली V3 में जब एब्जॉर्प्शन चली जाए, एक्साइटेशन हो जाए, या V1 से V4 में हो जाए, V0 से V3 में जो हो जाए, मसलन ऑर्डर में ना हो, उसको ओवरटोन्स बोलते हैं जी। उसके बाद है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डबल बीम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से। तो पहला कंपोनेंट है रेडिएशन सोर्स, दूसरा हमारे पास सैंपल कंपार्टमेंट, तीसरा हमारे पास है मोनोक्रोमेटर, चौथा है हमारे पास डिटेक्टर, पांचवा एम्पलीफायर, और छठा हमारे पास क्या है, रीड आउट डिवाइस या डिटेक्टर, रीड आउट डिवाइस स्पेक्ट्रा वगैरह जिसमें बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉमन सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन का कॉमन सोर्स क्या है। तो याद रखें नर्स फिलामेंट या ग्लोबर जो है ये आपके पास क्या होता है, आईआर रेडिएशन का सोर्स होते हैं, ठीक है। और नर्स फिलामेंट जो होते हैं या ग्लोवर जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, कंपोज होते हैं किसके, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। किस किस के ऑक्साइड, जिरकोनियम, यूट्रियम और थोरियम, ये अलॉय होते हैं इसके ऑक्साइड जी, ठीक है। और जो ग्लोबर होते हैं ये क्या है आपके पास क्या होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आईआर रेडिएशन होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इसको हम इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, हीट करते हैं जी, ठीक है। तो आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस होती है तकरीबन 1700 केल्विन तक जब ये जाती है तो आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाती है जी। उसके बाद है व्हाट इज ए डिटेक्टर, विच टाइप ऑफ डिटेक्टर आर यूज इन आईआर स्पेक्ट्रो। डिटेक्टर क्या होते हैं और कौन कौन से डिटेक्टर हम आईआर में यूज करते हैं। तो डिटेक्टर क्या होते हैं जी, ए डिवाइस विच मेजर रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट बाय मींस ऑफ इट्स हीटिंग इफेक्ट। कि एक ऐसा डिवाइस जो क्या कहता है, मेजर करता है कि इसको रेडिएंट एनर्जी को, जो उसके ऊपर क्या करती है, फॉल करती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टर बोलते हैं। अब इसमें जो डिटेक्टर आईआर में यूज़ होते हैं उसमें एक थर्मोकपल डिटेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, बॉलोमीटर। ये दो डिटेक्टर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सैंपल फॉर आईआर स्पेक्ट्रा। कि आईआर स्पेक्ट्रा के लिए जो सैंपल की नेचर है वो कैसी होनी चाहिए। तो याद रखें आईआर स्पेक्ट्रा में बी ऑब्टेन फॉर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड। कि ये आप कोई गैसेस सैंपल है फिर भी आईआर स्पेक्ट्रा ले सकते हो, लिक्विड है फिर भी ले सकते हो, सॉलिड फॉर्म में फिर भी आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हाउ गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड सैंपल आर एग्जामिन। के गैशियस, लिक्विड और सॉलिड सैंपल को आप कैसे क्या करते हो, एग्जामिन करते हो। तो याद रखें गैशियस सैंपल को हम कैसे, गैशियस से स्टार्ट करते हैं कि गैसेस और बॉइलिंग लिक्विड्स आर एग्जामिन इन इवैक्यूएटेड गैस सेल्स, ठीक है। इसके लिए स्पेशल गैस सेल्स होते हैं जिसमें एयर्स वगैरह को इवैक्यूएट किया जाता है जी, उसको उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इनकी और डिफरेंट लेंथ में ये अवेलेबल हैं, फ्यू सेंटीमीटर से लेके सम मीटर तक ये क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो गैसेस को हम क्या करते हैं, एवैक्यूएटेड गैस सेल्स सैंपल होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें हम इसको मेजर करते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में भी एग्जामिन नीट एज ए थिन फिल्म बिटवीन NaCl प्लेट्स। NaCl प्लेट्स के दरमियान थिन फिल्म्स के तौर पे इसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। और जब सॉलिड की बात करते हैं उसको हम एग्जामिन करते हैं आइदर एज ए नल, एज ए मल। मल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, प्योर पेट्रोलियम में उसका मिक्सचर बनाते हैं, या KBr डिस्क उसकी क्या करते हैं, बनाते हैं जी। उस ग्राइंड करके KBr के साथ मिक्स करके उसकी डिस्क बना देते हैं। तो इस तरह हम इसको मेजर करते हैं।
नेक्स्ट है वाई अल्कली मेटल हेलाइड आर यूज एज इन मेकिंग सेल्स। अल्कली मेटल हेलाइड को क्यों यूज़ करते हैं सेल बनाने में या डिस्क बनाने में? तो सॉलिड फॉर द IR स्पेक्ट्रम आर एग्जामिन एज अल्कली मेटल हेलाइड, मसलन उसकी डिस्क बना देते हैं NaCl या KBr के साथ, बिकॉज कि दे आर ट्रांसपेरेंट थ्रू आउट द IR स्पेक्ट्रा एंड हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन। चूँकि अल्कली मेटल हेलाइड जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमनली यूज सॉल्वेंट फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉमनली यूज सॉल्वेंट जो होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो कौन कौन से होते हैं जी? तो याद रखें, इसमें पहला आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, इसी तरह दूसरा जो है CCl4, और तीसरा आपके पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये तीन हमारे पास सॉल्वेंट है जिनको हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी याद रखें कि पूछा जाए कि वाटर और एथेनॉल को क्यों नहीं यूज़ करते, आर नॉट कॉमनली यूज बिकॉज दे डिज़ोल्व NaCl यूज़ फॉर प्लेट। जो NaCl होता है जो प्लेट्स में यूज़ होते हैं उसको ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, फॉगिंग होती है उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। एक तो ये रीज़न है कि ये जो NaCl की प्लेट्स वगैरह होती हैं उनको ये क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं वाटर, चूँकि नमक पानी में हल होता है ना, एथेनॉल में भी किसी हद तक हल होता है, ठीक है, इसलिए नहीं यूज़ करते। और दूसरा रीज़न ये है कि ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दो रीज़न है, इस वजह से वाटर और NaCl को नहीं यूज़ करते जी। टेल सन लिमिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं जी, ठीक है। तो लिमिटेशन इसमें क्या है, पहली है दे कैन नॉट बी यूज टू फाइंड मालिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। इससे हम मालिक्यूलर वेट नहीं फाइंड कर सकते। मालिक्यूलर वेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, नो इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है कंपाउंड में उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तीसरी जो लिमिटेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड वेदर द गिवन कंपाउंड इज़ प्योर और इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो गिवन कंपाउंड है वो प्योर है या मिक्सचर है, ठीक है, बाय टेकिंग सिंगल IR स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस है किसकी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे, मसलन हमारा मैस स्पेक्ट्रोमीटर में भी सेशन आया है, NMR पे भी आया, UV विजिबल पे भी आया, इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिक के पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह, उस पर भी आए हुए हैं। इनऑर्गेनिक के कुछ हमने सेशंस लिए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन लिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इंटरव्यू में बड़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।